नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 27 जून 2023 और आज आपका फेज 11 का एग्ज़ाम था और सेकेंड शिफ्ट की भी एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी लाया हूं। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आपको हूबहू एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेगी। और यहाँ तक मैं आपको बताऊँ, जो मैं प्रैक्टिस सेट की वीडियो करा रहा था, अगर जो बच्चे वीडियो अटेंड करके गए होंगे, जितने भी प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ है उसका 80% प्रश्न मैंने कराया है और इसके साक्ष्य आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा वर्जित है ना। तो भाई ये आर्टिकल 28 है। आर्टिकल 28 में किसी विशेष धर्म के ऊपर आप शैक्षणिक संस्थान जो केंद्र सरकार के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा पोषित है उसमें आप जो है किसी धर्म की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। इसके अलावा 25 से 28 तक जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। मैंने आपको फंडामेंटल राइट की सारे आर्टिकल यूँ रटा दिए हैं जैसे एक बच्चे को ABCD रटाया जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 से 18 जो है ये राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार है। इसके अलग अलग पोर्शन में अलग अलग बात करी गई है। जैसे 14 में बात करेंगे तो इसमें खाली समता का अधिकार होता है। 15 में बात करेंगे तो जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध है। 16 में लोक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता है। 17 में आपका छुआछूत या अस्पृश्यता कहते हैं, इसका अंत है। 18 में बात करेंगे तो उपाधि का अंत है और 19 में बात करेंगे तो प्रेस की स्वतंत्रता है। तो ये हमारे राइट टू इक्वलिटी के 5 आर्टिकल हैं, जिसके 19 के कई पार्ट हैं, जिसमें 6 पार्ट इंपॉर्टेंट है। आप भारत में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी शांतिपूर्ण ढंग से बैठक कर सकते हैं। आप वाक एवं व्यक्ति के अधिकार के लिए स्वतंत्र हैं, है ना। सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। ये सब मीडिया वगैरह जो है आर्टिकल 19 में ही आ जाती है। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध 2 अधिकार दिए गए हमें फंडामेंटल राइट के थ्रू। एक तो 23 दिए गए हैं, एक तो 24 दिए गए हैं। 23 में क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कल कारखाने पे नहीं लगाया जाएगा। माफ़ कीजिएगा, ये 24 में है। 23 में क्या कहा जाता है कि मानव तस्करी जो है अवैध है। मानव तस्करी पे रोक या फिर बलात्श्रम निषेध है। बलात्श्रम मतलब ज़बरदस्ती कोई किसी से काम नहीं करवा सकता। इस प्रकार की छूट जो हम लोगों को मिला है ये आर्टिकल 23 से मिला है। इसके अलावा आर्टिकल 21 एगो बच गया, जिसे निजता का अधिकार कहा जाता है या फिर इसे ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। और मैंने इस आर्टिकल के बारे में ये भी बताया है कि परिस्थिति चाहे कैसा भी हो, ये आर्टिकल कभी नहीं बदलता है, ये बदलने योग्य नहीं है। अन्य मौलिक अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे अगर देश में आपातकाल लगा हो, लेकिन ये वाला अधिकार आपसे नहीं छीना जाएगा। मैंने ये भी बताया था फनी लैंग्वेज में कि भाई ज़िंदगी जीना किसी से कोई नहीं छीन सकता। इसके अलावा एक 22 है, ये भी सजा आदि के मामले में थोड़ा छूट की बात करता है। और 20 भी इसी प्रकार का है जो जनहित की बात करता है जब आप पे कोई दोष लगाया गया हो। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, प्रधानमंत्री या वर्तमान समय में प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन है। देखिए, मैंने बिहार एसएससी का जब प्रैक्टिस सेट करवाया था तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ बताया है और उसी स्लाइड को मैं यहाँ से फिर से कॉपी किया हूँ, फिर से बताऊँगा। अब ये पूछा गया है तो आने वाले जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट में रखा गया है ये ज़रूर पूछे जाएंगे, और नहीं पूछा गया तो मैं यही हूँ, आप मुझे बताइएगा, है ना। बहुत साल का जो है इस क्षेत्र में अनुभव रहा है, यही आपके साथ शेयर करने के लिए मैं यूट्यूब पर आया हूँ, अन्यथा कोई मैं यूट्यूबर तो हूँ नहीं, है ना। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार ये अनंत नागेश्वरम साहब हैं। ये किसके स्थान लिए थे तो के सुब्रमण्यम साहब का स्थान लिए थे। किसके स्थान लिए थे? के सुब्रमण्यम साहब का स्थान लिए थे। उसी समय बहुत सारे जो है की पोस्ट हैं उनमें पलट हुआ था और मैं सबका नाम बताया हूं। अभी मैं एक बात और फिर से दोहरा दूं कि जो गवर्नर का फेरबदल फरवरी 2023 में किया गया, ये भी आपका क्वेश्चन का आधार बनेगा और जब आएगा तो धूम मचाएगा। इसे भी देख लीजिएगा, मैंने प्रैक्टिस सेट में करवा दिया है। DRDO के अध्यक्ष भी उसी समय चेंज हुए थे, समीर भी कामत बने थे। और ये किनका स्थान लिए थे तो जी सतीश रेड्डी साहब का स्थान लिए थे। ये भूतपूर्व था, वर्तमान में समीर भी कामत है। इसरो के भी अध्यक्ष उसी समय चेंज हुए थे, एस सोमनाथ साहब बने थे। और किसका स्थान लिए थे तो के सिवन का स्थान लिए थे। यानी पास्ट में के सिवन थे, वर्तमान में इसरो के जो चीफ हैं ये आपका सोमनाथ साहब है। इसरो से बहुत कुछ सीखने को है आपको। इसरो की स्थापना कब हुई थी तो 1969 में हुई थी। 1969 में मैं 4-5 चीज़ बताता हूँ। एक तो इसरो बताता हूँ, मानव जो चांद पे गए थे ये भी 1969 में ही गए थे, नील आर्मस्ट्रांग। 1969 में ही प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो ये चारों चीज़ एक ही साथ रखेंगे। इसके अलावा के सिवन जो आपका दिख रहा है, जो इसरो के पूर्व चीफ थे, इनको जो है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है आपको, किसको? के सिवन को। देखिए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अलग हैं जो कलाम साहब हैं, जो अपने चैनल का जो है लोगो भी है। तो मिसाइल मैन जो है ये कलाम साहब है, रॉकेट मैन हो के सिवन है, जल मैन राजेंद्र है, पक्षी मैन सलीम अली है। तो इस प्रकार से टाइगर मैन कैलाश सांखला है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई दफ़ा एग्जामिनर ने उठाया है, इसीलिए बताना उचित समझा। इसके अलावा
नीति आयोग के जो सीईओ हैं इनमें भी चेंजेस आ गई है। तो ये सुब्रमण्यम साहब जो है वर्तमान में है, ये किसका स्थान लिए? तो परमेश्वरम साहब का स्थान लिए। तो वर्तमान में कौन है नीति आयोग के? सुब्रमण्यम साहब। नीति आयोग की बात करेंगे तो मोटे मोटे तौर पे जरूर याद रखना आपको, 2015 में आया था, योजना आयोग का स्थान लिया था नीति आयोग। इसके अध्यक्ष पीएम ही होते हैं और इसमें दो की पोस्ट है, एक तो उपाध्यक्ष और एक आपका सीईओ। जो पहला भी आपको मैंने बताया, पहला उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया था और पहला सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थी, जो एकमात्र महिला सीईओ भी अब तक बनी है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कौन है सीईओ? तो सीईओ है बीआर सुब्रमण्यम और उपाध्यक्ष कौन है? तो आपका सुमन कुमार बेरी है, जो किसका स्थान लिया है? राजीव कुमार साहब का। राजीव कुमार में कंफ्यूज नहीं होना है, राजीव कुमार एक मुख्य चुनाव आयुक्त भी है वर्तमान में, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, वो भी उनका भी नाम राजीव कुमार ही है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। विदेश मंत्री तो आप जानते ही हैं जयशंकर साहब को। इसके अलावा जो अन्य मंत्री है ज़्यादा पॉपुलर वो नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा मरियप्पन थंगवेल्लू का संबंध किस खेल से है? देखिए, खेल से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं तो सभी जो है, जो ज़्यादा जाना पहचाना नाम है या भी किसी प्रकार से कीर्तिमान हासिल किया है किसी खेल में, खास करके ओलंपिक और आपका कॉमनवेल्थ में, तो उन्हें जरूर ध्यान रखें कि ये किस खेल से संबंधित है ना। तो ये पैरा हाई जंपिंग से संबंधित है आपका कौन? मरियप्पन थंगवेल्लू, ये पैरा के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा पैरा मरियप्पन थंगवेल्लू जो है 2016 में रियो पैरा ओलंपिक जो हुआ था वहाँ पे गोल्ड भी जीते थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, इसीलिए ये फेमस हुए। इसके अलावा अवनी लेखरा का अगला नंबर है पूछे जाने की। अवनी लेखरा का संबंध जो है ये पैरा शूटिंग से है ना। इन्होंने 2 पदक जीते थे, 2 पदक जीते थे आपका कहाँ पे? ओलंपिक के अंदर, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना, इनके ब्रांड अम्बेसडर भी है आपका कौन? अवनी लखेरा, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे है ना। अवनी लखेरा को पद्मश्री भी दिया गया है। भवानी देवी ये तलवारबाजी से संबंधित है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, भवानी देवी तलवारबाजी। हिमा दास ये धावक हैं और हिमा दास के बारे में पूछा जाता है कि कहाँ से बिलोंग करती है, तो असम से 2 खिलाड़ी को ध्यान रखना, एक तो हिमा दास, एक लवलीना बोरगोहन। ठीक है, दोनों असम के हैं। निखत जरीन तेलंगाना का है, इनका भी पूछा जाता है। और मीराबाई चानू मणिपुर के हैं, तो इन्हें भी पूछा जाता है, जो वेट लिफ्टर से संबंधित है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था? देखिए, जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसके बारे में मैं एकदम जो है आपको बता दिया हूँ भाई। जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स की उदाहरण है, अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। देखिए, टैक्स जनरली 2 ही प्रकार के होते हैं, एक तो अप्रत्यक्ष और एक आपका डायरेक्ट होता है। जैसे आप इनकम टैक्स अगर आप भर रहे हैं तो इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, आप सरकार को सीधे पे कर देते हो। लेकिन अगर आप साबुन खरीदते हैं तो उसमें जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उतने में आप लेते हो, फिर वो कंपनी वाला जो है सरकार को टैक्स देता है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। उसी प्रकार के जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है। आप जानते ही हैं कि इंडिया में सभी प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स को हटा के एकमात्र एक जीएसटी ले आया गया। कब लागू हुआ था? 2017 में। कब? 1 जुलाई को। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। और सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो ये बात भी ध्यान रखना, तो सबसे पहले असम में लागू हुआ था जीएसटी, है ना। इसके अलावा भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 279A है, मैं हमेशा संविधान को रिलेट करके बात करता हूं। मेरा ये प्रयास है कि आपको संविधान के अधिकांश आर्टिकल जो है रटा जाए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में 4 नंबर आपको संविधान देता है जी, ये मानिए चाहे नहीं मानिए। अगर आप एग्जाम में नए हैं तो अभी नहीं एक्सपीरियंस आया होगा, अगर 4-5 एग्जाम अटेंड कर लीजिएगा तब आप इसके बारे में जानेगा, इसकी महत्ता क्या है। 4-5 नंबर आपको पॉलिटी हमेशा दे के जाता है किसी भी एग्जाम में, चाहे सीजीएल दे रहे हो या एमटीएस दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय संविधान 279 ये जो है आर्टिकल, ये जीएसटी परिषद से संबंधित है। और जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो भारत के जो वर्तमान वित्त मंत्री, जैसे वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण है। वित्त मंत्री से भी कई बार क्वेश्चन आया है कि सबसे ज्यादा बार जो बजट पेश करने वाले हैं इंडिया में, ये कौन है? तो भाई सबसे ज्यादा बार बजट जो पेश करने वाले हैं आपका, ये आपका मोरारजी देसाई है, मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई के बारे में मैं एक चीज और बताया हूं कि ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1977 में बने थे मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई किस पार्टी से बने थे? तो जनता पार्टी के सरकार से जो है आपका प्रधानमंत्री चुने गए थे। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो आज है वो तो 1980 में नामकरण हुआ है, इससे पहले जनता पार्टी था। ठीक है, इसके अलावा जीएसटी सर्वप्रथम ओल्ड में कब लगा था? तो फ्रांस में लगा था। सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लगाया गया था। जीएसटी का मैक्सिमम रेट इंडिया में जो आपका किया गया है ये 28% है। जैसे कोई बच्चा ड्रीम 11 खेलता है, बहुत ही पॉपुलर है भाई आजकल इंडिया में ड्रीम 11 सर्किल क्या क्या होता है, जो वेटिंग गेम है, मतलब क्रिकेट वगैरह खेल से रिलेटेड है ना। तो इसमें जो आपका मैक्सिमम जीएसटी लगता है ना, तो 30% रखा है, तो ये अलग ही कैडर में आ गए हैं। लेकिन आप अगर लॉटरी वगैरह कोई जीतते हैं, जो आपका सरकार के द्वारा वेरीफाइड लॉटरी कंपनी है, तो आपका 28% जीएसटी लगेगा, यानी मैक्सिमम रेट जो है 28% है जीएसटी का। इसके अलावा इनमें से कौन सी पुस्तक विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन में ए सुटेबल बॉय दिया है मैंने, ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल गर्ल और गोल्डन गेट, ये 3 याद रखने को बोला है। बाद बाकी किताब के ऊपर एक पूरा पीडीएफ और पूरा वीडियो आप लोगों के लिए जो है मतलब सेवा में प्रस्तुत कर चुका हूँ। आगे का काम श्रीमान जी आपका है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ए सुटेबल गर्ल, ए सुटेबल बॉय और गोल्डन गेट, ये तीनों जरूर याद रखना, ये विक्रम सेठ की पुस्तक है। ठीक है, इसके अलावा
ओलिवर ट्विस्ट ये चार्ल्स डिकेंस की पुस्तक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये आपका लिखा गया है किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, चार्ल्स डार्विन के द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा गया है ना, यानी जीवों की उत्पत्ति, इसका हिंदी होना है ना। तो ये आपका जो है चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। एक दास कैपिटल इस प्रकार का पुस्तक है, जिन्हें भी पूछा जाता है दास कैपिटल, तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स लिखे हैं, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मिडनाइट चिल्ड्रेन सलमान रश्दी की पुस्तक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, सलमान रश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रेन है। इसके अलावा द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस है ना, ये लिखे हैं आपका किरण देसाई, इसके लिए इन्हें जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया था। व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है, 2008 में इसे भी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था। अभी अभी जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है हाल वाला, यानी 2022 वाला, ये किसको दिया गया है? तो ये गीतांजलि श्री के पुस्तक द रेत की समाधि, रेत की समाधि, इसके अंग्रेजी में करेंगे द टॉम्ब ऑफ सैंड होगा, है ना। तो इस पुस्तक को जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है। कई बार मैं ये भी क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो 2005 ईस्वी में। देखिए बुकर दो प्रकार के होते हैं, एक ओरिजिनल बुकर पुरस्कार होते हैं, है ना, और एक आपका इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है। तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार नया वाला है, इसे 2005 में शुरू किया गया है। ये वैसे किताब को दिया जाता है चाहे किसी भी भाषा में लिखा गया हो, लेकिन अंग्रेजी रूपांतरण हो जाए तो ऐसे पुस्तक को मिल सकती है। इसीलिए रेत की समाधि जो है ये हिंदी भाषा में लिखा गया था, लेकिन इसे अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया दूसरे राइटर के द्वारा। बाद में इस पुस्तक को जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। बुकर पुरस्कार 2022 जो मिला है, बुकर 2022, ये करुणा सेहान तिलका को मिला है। इनके पुस्तक का नाम है द सेवन मून ऑफ माली अल्मेरा, है ना, द सेवन मून ऑफ माली अल्मेरा, इस प्रकार की पुस्तक के नाम है। करुणा सेहान तिलका जो श्रीलंका के हैं, उनको बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 के विजेता शरद कमल किस खेल से जुड़ा हुआ है? सब दिन बताया भाई, व्यक्तिगत रूप से भी सर्वाधिक पदक बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में यही इन्होंने ही जीता था भारत के लिए, ठीक है। तो ये आपका टेबल टेनिस स्टार है शरद कमल, बताइएगा जरूर बताए हैं कि नहीं बताए हैं, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ था। भारत को कितने पदक मिले थे? 61 पदक मिले थे, जिसमें 22 गोल्ड मिले थे, 16 रजत और 23 जो है आपका ब्रॉन्ज मिला था। और इन इतने पदकों के साथ चौथा स्थान हासिल किया था। पहला स्थान जो है ऑस्ट्रेलिया ने हासिल किए थे कॉमनवेल्थ गेम 2022 में, तो ये बात भी ध्यान रखना है। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत जो है ये आपका हुआ था जी 1930 हैमिल्टन कनाडा से। भारत भाग ले रहे हैं 1934 लंदन वाले कॉमनवेल्थ गेम से, तो ये बात भी ध्यान रखना है। अब देखिए जो बर्मिंघम में हुआ था ना कॉमनवेल्थ गेम 2022, इसमें शरद कमल ने 4 पदक जीता था, जिसमें 3 गोल्ड और 1 जो है सिल्वर जीते थे। ये व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक पदक जीते थे, इसीलिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 जो इकलौते खिलाड़ी शरद कमल को दिया गया है। इससे पहले जो पिछले साल मेजर ध्यानचंद 2021 में दिया गया था, ये 12 खिलाड़ी को दिया गया था, जिसमें पैरा ओलंपिक, ओलंपिक और 2 बाहरी, एगो सुनील छेत्री, एगो मिताली राज। तो इस प्रकार से 12 खिलाड़ी को दिया गया था, ठीक है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो 1991 में होता है। इसका पहला नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, लेकिन अब जो है इसके नाम बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है। और सबसे पहले ये पुरस्कार विश्वनाथ आनंद जो शतरंज के मास्टर है, ग्रैंड मास्टर है इंडिया में, पहला इन्हीं को दिया गया था, ठीक है। माइंड मास्टर इनके किताब के नाम है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। शतरंज के जो जादूगर है विश्वनाथ आनंद उनके। अच्छा, मेजर ध्यानचंद के जो मेजर ध्यानचंद जो है, इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इन्हीं के नाम पे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और 6 अप्रैल को विश्व खेल दिवस मनाया जाता है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय वाला और विश्व वाला, ठीक है। इसके अलावा बुलंद दरवाजा किस इमारत में लगी हुई है? देखिए बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, यहाँ पे लगा हुआ है। यह अकबर के समय में ज्यादा फले फूले, है ना। बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था, ठीक है। एक विजय स्तंभ इसी प्रकार से है, तो विजय स्तंभ जो है ये आपका राणा कुंभा ने बनवाया था, ठीक है, जो आपका राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। लेकिन एक विजय स्तंभ है जो आपका राणा कुंभा ने बनवाया था, और एक आपका जो है बुलंद दरवाजा है जो फतेहपुर सीकरी में है अकबर के समय। इबादत खाना की स्थापना भी अकबर ने ही करवाया था, जो फतेहपुर सीकरी में ही अवस्थित है ना। इबादत खाना के अंदर ही अकबर जो है, अकबर का उपासना भवन कहा जाता है इसे, इसमें जो है अपना प्रे वगैरह करते थे। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो मुगलों में गार्डन प्रकार की प्रथम मकबरा है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। नीला गुंबद यहीं पे स्थित है हुमायूं के मकबरा के पास ही, जो कहाँ पे है? दिल्ली में। इसे कौन बनवाया था? तो बेगा बेगम ने बनवाया था, या फिर इसे ही हाजी बेगम भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनवाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जो 1206 में दिल्ली सल्तनत की गुलाम वंश की स्थापना किए थे, और इसे ममलूक वंश भी कहा जाता है। ये कैसे मरे थे ये भी पूछा जाता है, तो घोड़ा से गिर के चौगान खेलते समय मरे थे कुतुबुद्दीन ऐबक, कब? 1210 में। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है, जलीकट्टू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, लेकिन बच्चे ने बताया कि पूछा गया था, तो पूछा गया होगा। जलीकट्टू जो है ये आपका तमिलनाडु का त्योहार है। थाईपुसम भी तमिलनाडु का है, पोंगल भी तमिलनाडु का, और पोतांदु भी तमिलनाडु का। मैंने सब रटा रखा है। थाईपुसम में भगवान मुरुगन की पूजा होती है ना। और पोंगल में मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है, जब उत्तर भारत में मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं, उसी समय तमिलनाडु में पोंगल और केरल में मकर बिलक्कू सेलिब्रेट करते हैं। तो मकर बिलक्कू में अयप्पा की पूजा होती है जो केरल में होती है, और
तमिलनाडु में जो पोंगल होती है इसमें आपका भगवान सूर्य, भगवान इंद्र और गाय की पूजा होती है, क्योंकि ये 4 दिन चलती है। पोंगल के पहला दिन इंद्र की पूजा होती है, सेकेंड दिन भगवान सूर्य की पूजा होती है, थर्ड दिन गाय की पूजा होती है और चौथा दिन जो कन्नुम पोंगल कहते हैं चौथा दिन को, उसमें जो है किसी की पूजा नहीं होती है। मिलते जुलते भाईचारा के साथ पोंगल की समाप्ति की जाती है। पोतांदु जो है ये तमिल का नव वर्ष है। जब हम नव वर्ष सेलिब्रेट करते हैं केरल के अंदर बीसू के नाम से, उसी दिन जो है आपका तमिलनाडु में पोतांदु के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप यहाँ आ जाएंगे कहाँ, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में तो इसे उगादी कहा जाता है। अगर आप चले जाएंगे कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, तो इसे नवरेह कहा जाता है। ये सब नववर्ष त्यौहार है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? भैया गुप्त वंश, देखिए अभी मैंने इससे पहले वाले शिफ्ट में एक चीज़ इस पे जोर डाल के बताया था। जब आपसे पूछा गया था कि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो मैंने वास्तविक वाला 3-4 क्वेश्चन जो है आपको बताया था। मैं चोट खाया हुआ इंसान हूँ, इसीलिए आपको चोट खाने नहीं दूंगा। देखिए वास्तविक संस्थापक वाला काफ़ी क्वेश्चन आता है। जैसे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपको ऋषभ देव आंसर नहीं देना है, महावीर आंसर देना है, क्योंकि आप जानते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक ऋषभ देव है। लेकिन अगर वास्तविक शब्द लगा दिया जाए कि भाई वास्तविक संस्थापक कौन है जैन धर्म के, तो आपको महावीर आंसर देना है। उसी प्रकार से अभी मैंने बताया कि भाई गुलाम वंश के संस्थापक ऐबक हैं, है ना, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक कहे तो इल्तुतमिश को आंसर लगा के आइएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने अभी बताया था कि गुप्त वंश के संस्थापक जो है श्रीगुप्ता हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम लगा के आइएगा, जो यहाँ पे छप गया। मेरा बात सुन ही रहा था क्या, है ना। शुंग वंश के संस्थापक कौन है भैया? पुष्यमित्र शुंग, ये ब्राह्मण थे। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इनके प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य कहिए, प्रधानमंत्री कहिए, अभिभावक कहिए, गुरु कहिए, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तीनों इन्हीं का नाम है। और चाणक्य के द्वारा जो लिखा गया सर्वश्रेष्ठ कृति है ये अर्थशास्त्र है, तो इन्हें भी ध्यान रखिए, किसी कोने में अर्थशास्त्र भी पूछा जाता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है किस पे आधारित है, तो कानून पे आधारित है। ठीक है, इसके अलावा हर्यक वंश के संस्थापक कौन है भैया? हर्यक वंश के संस्थापक आपका कौन है? तो बिंबिसार है। इसे जो है पितृहंता वंश कहा जाता है, पितृहंता वंश, क्योंकि हर शासक अपने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठे थे। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दिया था, है ना, अजातशत्रु गद्दी संभाले थे। ठीक है, इसके बाद कुनिक आए, उदयन आए, इसी में सब है। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम मैंने बताया। जैसे कि अब प्रश्न आया तो आपको आंसर देना है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में क्या विशेषता होती है? अब ऑप्शन तो नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन मैं आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की क्या नदियां में विशेषता होती है भाई, तो इसमें जल की कम होती है, मतलब जल की मात्रा कम होती है, जल की बहाव भी धीमी होती है, क्योंकि जब जले कम रहेगा तो बहाव धीमी है भाई, करंट ही नहीं है ना। उभरा हुआ स्थल होता है, मतलब इसकी जो है ना अंदर से जो सतह होता है उभरा हुआ होता है ना। इसके अलावा नदी साफ होती है, ज़्यादा गाद वगैरह नहीं होता है, क्योंकि हर साल जो है इसमें मतलब बाढ़ वाली पानी तो जल्दी आती नहीं है, तो ये गाद वगैरह कम आती है इसमें। जैसे आपका गंगा वगैरह में गाद काफ़ी आती है, लेकिन इसमें नहीं आती है, तो ये साफ रहता है, पानी धीमे स्पीड में चलती है, उभरा हुआ सतल होता है। ये सब आपका प्रायद्वीपीय भारत की जो है नदियों की विशेषता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी में सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। गोदावरी नदी पर ही आपके जयकेबारी परियोजना स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये आपका कृष्णा नदी है। कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और ये किस किस राज्य से होकर बहती है? ये क्वेश्चन पूछा गया हाल फिलहाल में, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर जो है आपका कृष्णा नदी बहती है। और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी जो है ये महानदी है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, जिसपे आपका हीराकुंड बांध परियोजना है, जो इंडिया की सबसे लंबी बांध परियोजना है। सबसे ऊंची बांध परियोजना आपका भागीरथी नदी पर कौन सा है? टिहरी बांध परियोजना, जो उत्तराखंड में है। और सबसे ऊंचे ज्वारीय वाला बांध परियोजना कौन सा है? भाखड़ा नांगल, जो सतलज नदी पे है, ज्वारीय बांध परियोजना। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है जो अरब सागर में गिरती है? तो ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के बारे में इससे पहले हमने समझा ही दिया था। महाराष्ट्र मतलब मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक चोटी से निकलती है नर्मदा। सोन चली जाती है बिहार की तरफ और नर्मदा आ जाती है उल्टी दिशा में। ठीक है, ये बात बताए थे। नर्मदा को जो है मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी पे ओमकारेश्वर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लाए। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 27 जून और आज आपका जो है फेज 11 का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी लेकर के आ गया हूं। आप स्क्रीन पे सचिन जी का नाम देख रहे होंगे। ये सभी के सभी प्रश्न भेजने का श्रेय जो है आपको सचिन को जाता है। हालांकि लेट हो गया हूं मैं, क्योंकि आप लोगों से मैं पोल के माध्यम से जो है
बात कर लिया था कि किसी का एग्जाम है तो क्वेश्चन भेजिए, तो इन्होंने भेजा है ना। अब जो जानते हैं कि नहीं होगा किसी का एग्जाम इसलिए नहीं भेजे, या फिर बच्चे रास्ते में होते हैं थर्ड शिफ्ट में तो इसलिए लेट हो गई है, लेकिन फिर भी सभी ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर के आया हूं जो आपको आने वाले शिफ्ट में हूबहू देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। जैसा कि अगर आप मुझे पास्ट कुछ भी दिनों से फॉलो कर रहे होंगे, एक भी एग्जाम मेरे साथ गुजारे होंगे, तो इसका फायदा आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 के विजेता पूछा गया था जी, तो 2021 वाला पूछा गया था, है ना। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 वाला, 2022 वाला, रणजी 2022 वाला, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये किस फॉर्मेट की है, कौन जीता है, सब मैंने अभी प्रैक्टिस सेट में करवाया है। ज्यादा दिन नहीं हुआ होगा, हमारे ख्याल से 6-7 दिन पहले वाली जो प्रैक्टिस सेट है उसी में करवाया था, ठीक है। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश जीता है। किसे हराया था? तमिलनाडु को। और विजय हजारे जो नया वाला मतलब 2022-23 वाला जो आ गया है, तो ये भी जो खेल हो चुकी है, तो 2022-23 वाला जो है ये आपको जीता है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र मतलब गुजरात, गुजरात सौराष्ट्र जो है गुजरात में जगह है, ये भी पूछा जाता है आपसे, है ना। इसके अलावा महाराष्ट्र को हरा के, ठीक है। तो 21-22 वाला जीता है आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आंसर होगा, है ना। और 22-23 वाला का आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र, अगर आने वाले शिफ्ट में पूछा जाता है तो। और उप विजेता कौन थे? तो महाराष्ट्र। 21 वाला का उप विजेता तमिलनाडु, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया है कि भाई रणजी जो है रणजी कैसा फॉर्मेट है, तो ये जो आपका टेस्ट जैसा फॉर्मेट करवाता है आपका क्रिकेट का, ठीक है। इसके अलावा जो मुश्ताक अली है, सैयद मुश्ताक अली, ये कैसा फॉर्मेट है क्रिकेट का? तो T20 फॉर्मेट है। और विजय हजारे कैसा फॉर्मेट है? तो ये आपका ODI फॉर्मेट जैसा है। मैंने ये भी बताया था, ये भी आपके स्टैटिक्स पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है? प्रथम बार मध्य प्रदेश। किसे हरा के? महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र कितने बार रणजी ट्रॉफी जीते हैं? 41 बार, ये भी बताए हैं। सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी महाराष्ट्र जीते हैं, ठीक है। इसके अलावा आईसीसी अंडर 90 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 कौन विजेता रहे? भारत। किसे हराया था? इंग्लैंड में। और कहां पे ये खेल हुआ था? साउथ अफ्रीका में। तो ये तीनों बात भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी भारत प्रथम बार कारनामा किया है, और ये प्रथम एडिशन ही था महिला आईसीसी वर्ल्ड कप अंडर 90 वाले का, ठीक है। तो ये विजेता रहे भारत, इसे भी देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और उप विजेता यहाँ से पूछा जाता है, 2 बार पूछा जा चुका है, तीसरी बार भी हो सकती है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राधा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है? भैया मैंने आपको क्लू भी बताया है कि जो भी रेड्डी फैमिली है उसे आप कुचिपुड़ी के साथ ले जाएंगे। किसी कहां पे ले जाएंगे? कुचिपुड़ी के साथ। जो भी महाराज सरनेम है उसे आप कहां ले जाएंगे? कत्थक के साथ। कहां ले जाएंगे? कत्थक के साथ। जो भी सिंह सरनेम है या फिर झावेरी सरनेम है, ठीक है, तो इसे आप कहां ले जाएंगे? मणिपुरी के साथ। कहां ले जाएंगे? मणिपुरी के साथ। ये मैंने आपको क्लू भी बता रखा है, जो आपके यहाँ पे अगर कुछ भी याद नहीं है फिर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो राधा रेड्डी जो है ये आपका कुचिपुड़ी से है, रेड्डी सरनेम है, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ये सभी के जो है आप कुचिपुड़ी में ले जाओ, ठीक है। राधा रेड्डी को 2000 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण दिया गया था। आजकल TCS के काफी ट्रेंड में ये क्वेश्चन रहती है कि फला नृत्यांगना डांसर को जो है कब पद्मश्री, पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण दिया गया है। तो राधा रेड्डी को लेटेस्ट अवार्ड 2000 में आपको जो है ये क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। राधा रेड्डी जो है ना ये आपका दिल्ली के निवासी है वैसे तो, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण, ये सभी के सभी कुचिपुड़ी से संबंधित है जी। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है भाई? तो ये आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य है, इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, आजकल बच्चे लाइक करने में बड़ा कंजूसी कर रहे हैं भाई, है ना। इसके अलावा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य मैंने बता दिया। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है जी। मोहिनीअट्टम तथा कथकली ये दोनों के दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी ओडिशा का है, कथक उत्तर भारत का है। ये सभी के सभी शास्त्रीय नृत्य है। सतरिया असम के हैं और कुचिपुड़ी अभी आपने देखा आंध्र प्रदेश के हैं। तो ये आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है। छऊ एक नृत्य है, इसे हाफ शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, इसे अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। ये आपके 3 जगह होती है, ये मैंने बताया है 3 जगह होती है। एक ओडिशा में होती है ना, एक आपका पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में होती है, और एक आपका झारखंड में होती है। ये 3 जगह छऊ होती है। यहाँ से भी काफी बार क्वेश्चन आया है, जरूर ध्यान रखेंगे, जिसमें उड़ीसा वाले का नाम से पूछा जाता है मयूरभंज का छऊ, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो भरतनाट्यम नृत्य है ये आपका भरत मुनि के नाट्य शास्त्र एक किताब का नाम है, ये एक बुक का नाम है, यहीं से प्रेरित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपसे यहाँ पे मैंने फैक्ट ही रखा है, अभी कहाँ क्वेश्चन, ही तो फैक्ट है ना। इसके अलावा जो सतरिया शास्त्रीय नृत्य है ये सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य है, इसे भी ध्यान रखेंगे, सतरिया, ठीक है। इसे शुरू करने का श्रेय आपसे पूछा जाता है तो श्रीमंत वैष्णव संत शंकर देव को दिया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना, सतरिया, ठीक है। इसके अलावा जो आपका मोहिनीअट्टम है इसमें भगवान विष्णु की
पूजा होती है। अगर डेटी पूछा जाता है तो मणिपुरी में भगवान राधा कृष्ण की पूजा होती है। भरतनाट्यम में नटराज स्वरूप भगवान शिव की पूजा होती है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। आज के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था कि भगवान जगन्नाथ मंदिर के परिसर में कौन सी शास्त्रीय नृत्य होती है, तो ऑब्वियसली आपका ओडिसी होगा, क्योंकि ओडिशा में ही है ना। तो अपना जो वहीं पे भगवान है, तो कहाँ विदेश से थोड़ी लाएगा, वहीं पे है तो वहीं का नृत्य हो रहा है भाई, है ना। और भगवान जगन्नाथ के सम्मान में जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। मैंने आपको बताया धनु यात्रा, ये भी उड़ीसा में होती है, 11 दिन तक होती है। इसके अलावा मैंने खाली यात्रा बताया, ये पश्चिम बंगाल में होता है। और मैंने आपको बताया मेदराम यात्रा, ये आपका तेलंगाना में होता है। तो ये चारों यात्रा भी जरूर ध्यान रखेंगे, अपना भी यात्रा सफल रहेगी, है ना। इसके अलावा अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि भाई गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन है। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया कब बनी थी, कहाँ है, ये तो मैंने बताया था, लेकिन मैं वहां तक नहीं सोच पाया कि भाई वास्तुकार भी पूछेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ कि यहाँ नहीं मैं पहुंच पाया। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे, तो भाई वास्तुकार है इसका जॉर्ज बिटेट। कौन है, जॉर्ज बिटेट। ये कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है। ये कब बनी थी, 1911 में बनी थी, ठीक है। यहाँ पे इसके जस्ट फ्रंट में आप देखेंगे ताज होटल है और नीचे समुद्र है, ठीक है, अरब सागर जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गया भी हूँ, आप लोग भी आइए कभी, है ना। इसके अलावा इंडिया गेट आपका दिल्ली में है। इसके वास्तुकार अगर आपसे पूछा जाता है तो एडविन लुटियस होता है, ठीक है, एडविन लुटियस। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। नए संसद भवन जो बना है ना, अभी अभी इसका जो है उद्घाटन किए हैं, कौन किए हैं भाई, पीएम जो है, पीएम अपना नरेंद्र मोदी, तो इन्होंने उद्घाटन किए हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक सेंगोल को स्टोर किया गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाएगा सेंगोल, ठीक है। सेंगोल साउथ से रिलेटेड है ये मतलब चीज जो है, एक इस प्रकार का जो है एक डंडा जैसे, उसके माथे पे कलश जैसे बना हुआ है, पीला कलर का सेंगोल, तो ये भी यहाँ रखा गया है ना। तो नया संसद भवन के जो वास्तुकार है ये बिमल पटेल है ना, बिमल पटेल है ना। बदलता हुआ भारत, भाई भारत का इतना बड़ा वास्तुकार, इतना बड़ा बिल्डिंग का, है ना, तो ये भी आप समझ सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन है, तो भाई एडविन लुटियस ही है। एक पूछा जाता है आपको कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी के समीप है, तो भाई रायसीना पहाड़ी, ये भी आपसे पूछा जाता है भाई। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है भाई अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, तो गुरु शिखर बताते हैं भाई, है ना। और गुरु शिखर राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत प्रथम बार वर्ल्ड कप विजेता कब बने थे, कि कल ही बताया हूं ना जी, कल ही बताया हूं कि भाई वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी, कल नहीं परसों बताया था प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। भारत प्रथम बार वर्ल्ड कप के विजेता 1983 में बना था। 1983 में कपिल देव के समय बने थे, ठीक है। और ये फाइनल मैच किसके बीच हुआ था, तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है आने वाले शिफ्ट के लिए, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया, है ना। और इसमें जो है हमारा इंडिया विजय हो गया, है ना। उस समय जो है ना क्लेव लॉयड और ये बहुत ज्यादा फॉर्म में थे, यानी वेस्ट इंडीज के जो टीम है ना, ये जैसे आजकल आप ऑस्ट्रेलिया को समझते हैं, वैसे उस समय वेस्ट इंडीज हुआ करता था। आप जानते हैं कि 1975 में वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, फिर 1979, ये दोनों वर्ल्ड कप के विजेता रहे आपका वेस्ट इंडीज, ठीक है। और हम तीसरे वर्ल्ड कप में विजेता बन गए थे 1983 में, ठीक है, कपिल देव के समय। इसके अलावा फाइनल मैच किसके बनाम हुआ था, भारत और वेस्ट इंडीज के बनाम, लेकिन कहां पे हुआ था, इंग्लैंड के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 2 वर्ल्ड कप के विजेता वेस्ट इंडीज ही है, शुरुआती के 2 मैंने बता दिया। सबसे अधिक बार वर्ल्ड कप 5 टाइम विजेता कौन है, ऑस्ट्रेलिया है भाई। पिछला जो 2019 में विजेता बना था, ये बना था इंग्लैंड, है ना। और आगामी अभी 2023 में होना बाकी है, आई होप हम बने। इसके अलावा 2023 का वर्ल्ड कप भारत में होगी। और दूसरी बार जब हम विजेता बने थे ना, उस समय कैप्टन कूल की कप्तानी थी भाई, महेंद्र सिंह धोनी की। और एमटीएस में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसे कैप्टन कूल कहा जाता है, तो महेंद्र सिंह धोनी को द वाल कहा जाता है, राहुल द्रविड़ को जब इंडियन टीम के कोच है ना, टर्मिनेटर कहा जाता है, टर्मिनेटर कहा जाता है हरभजन सिंह को, है ना। तो इस प्रकार से हरियाणा हरिकेन कहा जाता है कपिल देव को। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। पयोली एक्सप्रेस पीटी उषा को, ढींग एक्सप्रेस आपका हिमा दास को। तो ये सब कुछ खिलाड़ी हैं जिनके उपनाम पर गए हैं, जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा दिसंबर 2022 के अनुसार भारतीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन बनी है। देखिए चिल्ला चिल्ला के प्रैक्टिस सेट में बताया हूं कि ये पहला मौका है, जब ये पहला मौका है कि आईओसी इंडियन ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष जो है कोई महिला बनी है और साथ ही साथ कोई खिलाड़ी बनी है, ये पहला मौका है। तो यहां से क्वेश्चन तो आना ही है भाई, है ना। तो ये आपका पूछा गया है दिसंबर 2022 में। देखिए 10 दिसंबर 2022 को पीटी उषा ने चार्ज ली थी, आईओसी के जो है इंडियन ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। और ये इतिहास में ये पहली महिला अध्यक्ष है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार से सेबी के अंदर आप पहली महिला को जानी थी माधवी पुरी बुच्च, है ना, तो ये भी एग्जाम में धूम मचाई थी, अब ये भी एग्जाम में धूम मचा रही है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जरूर ध्यान रखें, है ना। इसके अलावा
जो आपका पीटी उषा को जो है गोल्डन गर्ल कहा जाता है, उड़न परी कहा जाता है, पायोली एक्सप्रेस कहा जाता है। तो ये तीनों इनके उपनाम है ना। इनका बहुत बड़ा नाम है, अगर इनका फुल फॉर्म नाम तो आपका एग्जाम में काम तो नहीं आएगा, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं, इनका पूरा नाम है पिलवाल कंडी टेका परविल उषा। इतने बड़े नाम है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब का इतना बड़ा नाम है, वैसे ही इनका भी नाम है। ठीक है, अब ये मैंने 6 क्लास में याद किया था जी। हमारे हिंदी में इनका जो है खेल जगत की उड़न परी करके एक चैप्टर था 6 क्लास में बिहार के अंदर। अब है कि नहीं पता नहीं, है ना। होली त्योहार हिंदू कैलेंडर के हिसाब से किस महीने में मनाया जाता है? तो भैया ये तो फागुन में, है ना। फागुन में फगुआ खेलते हैं ना, फगुआ। गांव घर में तो होली को फगुआ भी बोल देते हैं, हमारे गांव में तो फगुआ ही बोलते हैं भाई, है ना। लेकिन फाग एक अलग चीज है, ठीक है, फाग, है ना, ये फाग एक अलग चीज है भाई, है ना। इसके अलावा मकर संक्रांति, पोंगल, मकर बिलक्कू, लोहड़ी, ये सभी के सभी आपके जनवरी महीने में होते हैं, है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ये जनवरी महीने की त्योहार है जी। कौन सा? मकर संक्रांति, जो आपके उत्तर भारत यूपी बिहार में होंगे, है ना। महाराष्ट्र में शायद महाराष्ट्र में मकर संक्रांति होके, पोंगल जो है तमिलनाडु के अंदर होती है, मकर बिलक्कू जो है केरल के अंदर होती है, लोहड़ी जो है आपका पंजाब हरियाणा साइड में होती है। लेकिन ये किस महीने में होती है? जनवरी के महीने में होती है जी। ठीक है, उगादी, नवरेह, विशु, पतांदु, गुड़ी पाड़वा, है ना, ये सब के सब आपका कब हो जाएगा? तो ये अप्रैल महीना में होता है, जिसमें बिहू को भी इंक्लूड कर लीजिए, बिहू असम का। ये क्योंकि बिहू 3 प्रकार के होते हैं, जो रंगीलू बिहू होती है, ये अप्रैल महीना में होता है। ठीक है, ये नववर्ष वाला सेलिब्रेट करता है असम के लोग, तो यहाँ भी अप्रैल में ही होगा एक बिहू, जिसे रंगोली बिहू कहते हैं। ठीक है, तो ये सब अप्रैल महीने में होने वाला हो गया। ऊपर के स्लाइड यानी ये वाला जहां पेन चल रहा है मकर संक्रांति वाला, ये जनवरी के महीने में होती है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बता रखा है पोंगल 4 दिन की होती है, किस भगवान की पूजा होती है? इंद्र, सूर्य और गाय की पूजा होती है ना। मकर संक्रांति में सूर्य देवता की पूजा होती है ना। मकर बिलक्कू भगवान अयप्पा की पूजा होती है, एकदम राइट, है ना। लोहड़ी में किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती है, ये जैसे मनाते हैं आप भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा उगादी आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नववर्ष जैसा है ना। विशु आपका केरल के नववर्ष है, पोतांदु आपके तमिलनाडु के नववर्ष है, गुड़ी पाड़वा आपके महाराष्ट्र के नववर्ष है, जुड़ शीतल आपके बिहार के नववर्ष है ना। एक चीज और छूट रहा है जी, उत्तरायण लिख लीजिएगा। उत्तरायण जो है ये आपका मकर संक्रांति के समय ही गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा, गुजरात में नववर्ष को भाई खाली पाड़वा कह देते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा होली का जो त्योहार है ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च में मनाया जाएगा जी। अच्छा, कैलेंडर से बहुत क्वेश्चन आपने देख लिया। ये जो लोसांग त्योहार होता है ना, लोसांग त्योहार जो होता है, जो सिक्किम के अंदर मनाया जाता है, ये आपका तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है लोसांग, तो ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दुनिया में आजकल सबसे अधिक कौन सा कैलेंडर चलती है? तो बताइएगा, ग्रिगोरियन कैलेंडर, है ना। ग्रिगोरियन कैलेंडर चलती है, जिसे हम आजकल तारीख देख के भाग जाते हैं कि आज कितना, 27 तारीख है और दिन कौन सा है भाई? आज है मंगलवार शायद, है ना। इसके अलावा असम में रंगोली बिहू अप्रैल में मनाया जाता है, मैंने बता दिया। बिहू 3 प्रकार के होते हैं, जो रंगोली बिहू होता है वो आपका अप्रैल में मनाया जाएगा, जो नववर्ष जैसे सेलिब्रेट करते हैं असम के लोग। ठीक है, इसके अलावा मून बाग किसकी आत्मकथा है आपसे पूछ लिया गया है भाई। मून बाग जो है माइकल जैक्सन, इनका डांस फेमस है भाई माइकल जैक्सन का। इसके अलावा अनफिनिश्ड जो किताब है ये आपका प्रियंका चोपड़ा जोनास का है ना। वन मोर ओवर प्रसन्ना का है, ये खिलाड़ी है। इसके अलावा प्लेइंग इट में भाई सचिन तेंदुलकर का है। सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये सौरव गांगुली का, ये लगा दीजिएगा, ये सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरव गांगुली के हैं, पूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष, फिर भारतीय कप्तान। ठीक है, एस अगेंस्ट ऑड्स ये सानिया मिर्जा के हैं, है ना। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। ये सब जो है खिलाड़ियों के आत्मकथा, बाद बाकी किताब पे तो मैंने पूरा डिटेल ही आपको बता दिया है। अगला प्रश्न रिपीट किया गया, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? फर्स्ट सीट में पूछा गया, थर्ड सीट में पूछा गया, पता नहीं क्या मिलता है। इतने आलसी एग्जामिनर है भाई, क्वेश्चन चेंज ही नहीं करते, बताइए। तो 82.14% होती है पुरुष साक्षरता दर। महिला साक्षरता दर आने वाले शिफ्ट के लिए टॉनिक पैरासीटामोल 232, है ना। तो ये आपका 65.46% जो है आपका महिला साक्षरता दर है ना, 11 के अनुसार, 2011 के अनुसार। ठीक है, भारत की समग्र साक्षरता दर जो है 74.04% है। ये कुछ डाटा है जनगणना स्टेट वाइज के अलावा भी, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टोटल लिटरेसी रेट 74.04, भारत की दशकीय वृद्धि 17.64, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारत की फर्टिलिटी रेट यानी ग्रोथ जो है 2.2% है। भारत का लिंगानुपात 943 है, जनसंख्या घनत्व 382 है। तो ये कुछ समग्र डाटा है। अब मैं स्टेट के अंदर आऊं तो सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में है, सबसे कम सिक्किम में है। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात आपका केरला में है, सबसे कम हरियाणा में है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका बिहार में है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है। और देश के ओवरऑल सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यानी बिहार को भी पछाड़ते हुए दिल्ली सबसे अधिक
अधिक जनसंख्या घनत्व में टॉप पे है भाई, टॉप पे। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और मैंने आपको बताया भी था कि जब आप जानते हैं कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक जो है बिहार राज्य की है, फिर भी आप गलती करके एग्जाम में आते हो किस कंडीशन में, जब ऊपर में एग्जामिनर लिखता है कि निम्न में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, और नीचे में एक ऑप्शन दिल्ली भी होता है ना। तो ऊपर में तो ये नहीं ना लिखा भाई कि केंद्र शासित प्रदेश या राज्य, खाली लिखा है किसकी, निम्न में से, तो आपको दिल्ली उस कंडीशन में सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये भी कान खोल के सुन लीजिए। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? भैया बहमनी साम्राज्य, बहमनी मैंने ये भी बताया था कि कुछ एक ऐसे शासक है जिनका नाम जो है लोकप्रिय है उपनाम के चलते। जैसे बहमनी साम्राज्य के जो संस्थापक हैं इनका नाम है अलाउद्दीन बहमन शाह। क्या नाम है? अलाउद्दीन बहमन शाह। लेकिन इसे हम हसन गंगू के नाम से जानते हैं, है ना। तो हसन गंगू ने किया था, कब किया था भाई? 1347 ईस्वी में। ठीक है, 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा बहमनी वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अलावा गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कौन किए थे भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश को कौन से वंश कहा जाता है? ममलूक वंश कहा जाता है ना। इसके अलावा जो दिल्ली सल्तनत का सैयद वंश है ना, सैयद वंश है ना, तो इनके नाम पे मत जाइएगा, इनके जो स्थापना है ना ये खिज्र खां किए हैं। कौन किए हैं? खिज्र खां। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका मौर्य वंश है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। किसे हरा के? धनानंद को हरा के, धनानंद को हरा के। और नंद वंश के संस्थापक कौन है भाई? महापदम नंद। महापदम नंद जो है ये नंद वंश के संस्थापक थे। अच्छा, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो महामंत्री थे कहिए, प्रधानमंत्री कहिए, अभिभावक कहिए, गाइड कहिए, है ना, ये सब के सब कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य ने कौन सा किताब लिखा था? आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपका अच्छा याद आ गया भाई, ये एक ईश्वर कुमार नाम के बच्चे हैं, ईश्वर कुमार नाम है इनका। ठीक है, इन्होंने जब भी मैंने क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन को ऐसे सजा के आंसर देते हैं कि भाई क्या ही बताऊं, दिल खुश हो जाता है। जैसे मैं इसे अभी मान लो पूछ लूं कि नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी पे कौन सी परियोजना है, तो अब ये कैसे बताएंगे, इनके तरीका देखिए। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत रेंज के अमरकंटक की चोटी से निकलकर पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, और भी लिखेंगे बहुत सारे इस पे जो है, सरदार सरोवर परियोजना है, ओमकारेश्वर परियोजना है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को जीवन रेखा माना जाता है। तो इस प्रकार से लिखते हैं ना तो काफी भाई दिल बागबागी हो जाता है। क्या ही बताऊं, जैसे पढ़ाता हूं ना वैसे ही छापता है ना, तो याद करके अरे भाई बहुत बड़ी बात है भाई, लव यू भाई। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, 2022 में किस मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला था? ये भी जो है मॉर्निंग में पूछा गया था। जाओ गुनी जाओ। इसके अलावा ये सवेरे भी पूछा गया था। तो भाई ये टेबल टेनिस स्टार जो है ये शरद कमल को दिया गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, क्यों दिया गया था मैंने आपको बताया। 3 गोल्ड प्लस 1 जो है सिल्वर, कहां पे? बर्मिंघम इंग्लैंड कॉमन CWG 2022 में। ठीक है, CWG 2022 में भारत का क्या हिसाब किताब रहा? 61 में 22, 16, 23 के रेशियो में कौन सबसे अधिक जीते? किस खेल में सबसे अधिक आए? तो आपको बताना है भाई, कुश्ती में सबसे अधिक आए 12 पदक, उसके बाद वेट लिफ्टिंग में आए 10 पदक, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कॉमनवेल्थ की शुरुआत 1930 में हुआ था, 34 में जो है भारत भाग लेता है जो इंग्लैंड में हुआ था, और 30 में जो स्टार्टिंग वाला हुआ था ना वो आपका हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। अगर 2021 का मेजर ध्यानचंद पूछा होगा तो आपके सामने ये मुखरे हैं जो 2021 में 12 आदमी को दिया गया था, जिसमें नीरज चोपड़ा भाला फेंकने के लिए कहां पे? टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर का भाला फेंका था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और एकमात्र गोल्ड मिला था आपको टोक्यो ओलंपिक में भारत को। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, 7 पदक मिला था जिसमें 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 ब्रॉन्ज मिला था। कब से समझाते आया हूं, बस सुनते जाइए और अच्छे से स्टोर करते जाइए। इसके अलावा फुटबॉल में आपका सुनील छेत्री को, ये आउटसाइडर है, सुनील छेत्री और एक मिताली राज, जो ओलंपिक में भाग न लेते हुए भी जो है पदक को प्राप्त किए थे। बाद बाकी सभी ओलंपियन है आपका। ठीक है, इसके अलावा यहां से क्वेश्चन बन गई थी अभी किसी एग्जाम के मेंस में शायद कल ही बना था शायद, कि भाई निम्नलिखित में से किस खेल में 2021 के अंदर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो बैडमिंटन था शायद ऑप्शन में, यही राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पैरा बैडमिंटन में मिला है न कि बैडमिंटन में मिला है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि 2022 में यह पुरस्कार शरद कमल को दिया गया। मैं बता ही दिया क्या खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं। इसके अलावा कितने पदक जीते थे कॉमनवेल्थ गेम 2022 में? तो 4 गो। कौन कौन से जीते थे? 3 गो गोल्ड, ये बता दिए। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत भी बताए थे 1991
1991 में होती है ना। इसके अलावा मैं आपको बताया था कि इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है ना। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त को आता है। इस मौके पे हम राष्ट्रीय खेल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। विश्व खेल दिवस हम 6 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बात सब ठीक है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से क्वेश्चन आया था, तो बताइएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो रहा है। अगर दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश की दर्जा किस आर्टिकल के थ्रू, ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो 239 ए हो जाएगा इस प्रकार से। अगर खाली ए भी है तो भी काम चलेगा, ए का सब ए है तो भी काम चलेगा। ठीक है, तो बताइएगा क्या था ऑप्शन में। इसके अलावा इसकी बात करें तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था 1991 में। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं, इसके भाग के संविधान की भाग की बात करें तो इसके जो है भाग 8 में रखा गया है भाई, भाग 8 में रखा गया है, जो आर्टिकल 239 से 242 तक कवर करता है। राइट, एकदम है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्या था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया है, जरा एक सेकंड रुक जाएंगे तो मैं आपको ये भी बता दूं। हाँ, याद आ गया। चलिए मैं स्क्रीन पे ले चलता हूं आपको। यहाँ पे देख लीजिए, एक क्वेश्चन छूट रहा था। ये क्वेश्चन क्या था भाई, केसर ए हिंद की उपाधि किसने त्याग कर दी थी। तो भाई केसर ए हिंद की उपाधि जो है ना, ये महात्मा गांधी जी त्याग कर दिए थे। कौन कर दिए थे त्याग? महात्मा गांधी। थोड़ा सा स्लाइड ले लूं तो अच्छे से महात्मा गांधी के बारे में एक बार गांधी युग में आपको ले चलूं, काफी काम आएंगे भाई, है ना। तो भाई गांधी युग में पहले आ जाते हैं, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन की डिस्कशन कर लेंगे। देखिए गांधी जी की जन्म जो है ये आपका 2 अक्टूबर को होती है। 2 अक्टूबर को हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी आप बता दीजिएगा, अहिंसा दिवस। ठीक है, अहिंसा दिवस हम 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 अक्टूबर 2014 से जो है राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के नाम सुने, स्वच्छ भारत अभियान, इसकी शुरुआत होती है। तो ये बात भी ध्यान रखिए, कई दफा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भाई साहब। इसके अलावा गांधी जी 1893 ईस्वी में आपका कहा जाते हैं साउथ अफ्रीका, वापस कब आते हैं? 1915 ईस्वी में। किस तारीख को आते हैं भाई? 9 जनवरी को। इसीलिए हम क्या सेलिब्रेट करते हैं 9 जनवरी को? प्रवासी भारतीय दिवस। इस बार का जो प्रवासी भारतीय सप्ताह मनाया गया, कहां मनाया गया था? इंदौर के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ एडिशनल जानकारी। इसके बाद अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सीएचएसएल के अंदर कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए तो इसकी उम्र कितने थे? तो भाई 46 साल के करीब हो रहे हैं, जोड़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी की प्रमुख कुछ पुस्तक है, जैसे यंग इंडिया है, यंग इंडिया जवान भारत, है ना। इसके अलावा आपका हरिजन हो जाएगा, है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से विथ ट्रूथ, है ना, इस प्रकार से। इसके अलावा इंडियन ओपिनियन हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन है ना, इस प्रकार से। ये सभी के सभी पुस्तक जो है गांधी जी के हैं। ठीक है, गांधी जी के गुरु जो थे ना, ये गोखले साहब थे, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। गांधी जी जो है ना नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे आपका कहां पे? नटाल कांग्रेस, ये किया था आपका साउथ अफ्रीका में जी। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी जब वापस आए 15 में, तो 1917 में प्रथम आंदोलन किए, ये थे इनका चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कहां है भाई, कहां है ये जगह? तो ये आपका बिहार के धरती पे है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो था ये 3 कठिया पद्धति के खिलाफ था। 3 कठिया पद्धति क्या है भाई? नील की खेती से संबंधित 1/3 में नील की खेती अनिवार्य वाली पद्धति थी। ठीक है, इसके बाद गांधी जी 1918 में खेरा आंदोलन में भाग लेते हैं गुजरात के अंदर। 1918 में अहमदाबाद मिल वाली में भाग लेते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाते हैं। इस असहयोग आंदोलन को ब्रेक लगती है 1922 में। किस घटना से भैया? चौरा चौरी कांड से, है ना, चौरा चौरी कांड, जिसमें अंग्रेज बहुत जल के मर गए, धू धू, है ना, तो बंद हो गया। इसके अलावा इसी के बाद जो है 1923 में आपका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना करा था। गांधी जी ने 1923 में दांडी मार्च की स्थापना मतलब चलवाए थे। कहां से? साबरमती आश्रम से। कई करोड़ बार क्वेश्चन आया है कि कहां से स्टार्ट हुआ था आपका दांडी मार्च, तो साबरमती आश्रम से। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आजादी का जो अमृत महोत्सव जो अभी आजकल आप सुन रहे हैं ना, हर जगह दीवार पे देख रहे हैं, तो ये भी यहीं से स्टार्ट किया गया है, साबरमती आश्रम से। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गांधी जी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाए, जिसमें डू और डाई का नारा दिए थे। ठीक है, तो ये थे जी गांधी जी। गांधी जी की मृत्यु जो है ये आपका 30 जन 1948 को हुए थे, जिसके अवसर पे हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये थे गांधी जी। और केसर ये हिंद की जो उपाधि है ना, ये आपका अंग्रेज को लौटा दिए थे जी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है ये लौटा दिए थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और ये कमेंट वाली वीडियो जरूर देखिएगा। जिनको भी एग्जाम देना है मैं पिन मतलब कमेंट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पर मिलेगी, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पड़ी है ना।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 27 जून 2023 और आज आपका जो है फेज 11 का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी क्वेश्चन पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं हर एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगी। तो जिनको भी एग्जाम देना है सभी बातों को अच्छे से सुने। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो सिर्फ भारतीयों के लिए लागू होता है। देखिए अब ऐसे जो आर्टिकल हैं ये एक से अधिक आर्टिकल हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। आर्टिकल 29 और 30 जो अल्पसंख्यक हित से हैं, यानी जो यहाँ पे SC ST के कैंडिडेट हैं उन पे लागू होता है, तो ये सिर्फ भारतीय के लिए है। इसके अलावा आर्टिकल 15 भी सिर्फ भारतीय के लिए फॉलो करना है, जो जाति धर्म लिंग के आधार पर जो है भेदभाव निषेध है। आर्टिकल 16 अफसरों के मामला में समानता, ये भी जो है सिर्फ भारतीय पे लागू होता है। और आर्टिकल 19 ये भी प्रेस की स्वतंत्रता जो है, इसमें बहुत सारे चीज दिया गया है, जैसे बोलने का अधिकार, बैठक करने का अधिकार, कहीं भी निवास करने का अधिकार, कहीं भी घूमने का अधिकार, सहकारी समिति बनाने का अधिकार। तो ये सब भी भारतीयों के लिए के ऊपर ही अप्लाई होती है। तो ये बात भी ध्यान रखना। तो इनमें से कोई भी एक भी आपका आर्टिकल ऑप्शन में दिया होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं जो मौखिक रूप से बताया यही चीज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा है। 29 और 30 जो है अल्पसंख्यक हित से संबंधित है। अनुच्छेद 16 जो है अफसरों की समानता है। 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता है। 18 जो है ये उपाधियों का अंत है। ये सभी फंडामेंटल राइट के थ्रू वाला जो है आर्टिकल है आपका। आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत है। फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल के बीच में वर्णित है। यूएसए के संविधान से लिया गया है, वर्तमान में 6 है। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। तब से लेकर आज तक संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 300 के ए में एज अ विधिक अधिकार के रूप में वर्णित है। दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट में चलूंगा क्योंकि मैं थोड़ा जो है काम में हूँ, है ना। इसके अलावा सुधा सिंह का संबंध किस खेल से है, तो सुधा सिंह का संबंध जो है लॉन्ग डिस्टेंस रनर है ये, और ये एथलीट के कैडर में आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो एथलीट वाला रहेगा वो राइट आंसर हो जाता। इसी प्रकार से कोनेरू हम्पी पूछा जाता है जो शतरंज से संबंधित है। भक्ति कुलकर्णी शतरंज से संबंधित है। 2023 वाला जो 2022 वाला जो अर्जुन पुरस्कार है ये शतरंज में भक्ति कुलकर्णी को आर प्रागनंदा को दिया गया है। दीपिका कुमारी निशानेबाजी से संबंधित है। मीराबाई चानू को सभी जानते हैं, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है मीराबाई चानू। निखत जरीन बॉक्सिंग से संबंधित है और अभी अभी जो है गोल्ड जीता है भारत के लिए विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप महिला वाला में जो दिल्ली के अंदर हुआ 2023 में। कर्नो मल्लेश्वरी ये भारोत्तोलन से संबंधित है जो 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम पदक जीती थी महिला में, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा थॉमस कप की शुरुआत कब हुई थी आपसे पूछा गया है, तो भैया थॉमस कप की शुरुआत मैंने बता रखा है, थॉमस कप की विजेता के साथ ही साथ बता दिया था, है ना। तो थॉमस कप की शुरुआत जो है ये 1948 ईस्वी में होती है और प्रथम बार जो प्रतियोगिता है ये 1949 में कंडक्ट कराया जाता है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, 1948 से 1949 जो ऑप्शन होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। थॉमस कप की बात करें तो ये पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है, उसमें सिर्फ मेल ही भाग लेते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि भाई जो भांगड़ा है उसमें खाली पुरुष ही डांस करते हैं जो पंजाब का है, उसी प्रकार से जो थॉमस कप है बैडमिंटन का खेल उसमें खाली पुरुष ही भाग लेते हैं। थॉमस कप बैडमिंटन संबंधित है, बता दिया। थॉमस कप 2022 के विजेता कौन है, तो ये भारत है। काफी इंपोर्टेंट है, भारत है। मैंने ये भी बताया था कि भारत जो है ये पहली बार कारनामा किए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो भारत पहली बार जीते हैं, किसे हराकर, इंडोनेशिया को हराकर। क्या, थॉमस कप बैडमिंटन का प्रतियोगिता। उबेर कप की शुरुआत जो इसी प्रकार का है लेकिन ये महिला से संबंधित होती है। उबेर कप की शुरुआत 1956 में होती है जो महिला बैडमिंटन से संबंधित है ना। इसके अलावा उबेर कप 2022 के विजेता कौन है, तो दक्षिण कोरिया है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, पहले भी मैंने प्रैक्टिस सेट में करवा रखा है। इसके अलावा सुद्रीमन कप एक होता है, जो सुद्रीमन कप जो इस बार जीता है आपका कौन, चीन जीता है। तो इसे भी ध्यान रखना है सुद्रीमन कप को, ठीक है। चीन सबसे अधिक बार सुद्रीमन कप जीता है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो भाई भारत की पुरुष साक्षरता दर 82.14 है। मैंने जनगणना के बारे में A to Z फैक्ट आपको समझा दिया है, फिर से रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। फर्टिलिटी रेट बताया है 2.2 है। लिटरेसी रेट बताया है आपको 74.04 है। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो 943 है। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व 382 है। ये सभी के सभी आपको मैं बता रखा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आगे काम आपका हो जाता है। यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर पूछा गया है 82.14 है। आने वाले शिफ्ट में अगर महिला साक्षरता दर पूछा जाता है तो 65.46 या फिर 40 के करीब जो भी होगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका जनगणना का वही सीट है जो मैं सदियों से आपको दिखाते आ रहा हूँ। यही सीट आप यहाँ पे थोड़ा सा लिटरेसी रेट थोड़ा कम लिखा है, यहाँ पे 74.04 है ओरिजिनल वाला। ये थोड़ा लो हैंड का किताब है इसीलिए मैं लिख के ही बताता हूँ हमेशा, लेकिन सेक्स रेशियो बराबर है 943 और जनसंख्या घनत्व 382। और जब दशकीय वृद्धि की बात करेगा डेकेडिकल ग्रोथ तो 17.64% जो है इंडिया का डेकेडिकल ग्रोथ है। इसके अलावा किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है, किस राज्य में कम है, किसकी पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है, ये सब मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। सबसे अधिक जनसंख्या यूपी, सबसे कम सिक्किम। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र, सबसे कम शहरी जनसंख्या सिक्किम। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या यूपी, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या
जनसंख्या सिक्किम, तो सिक्किम तीनों मामले में सबसे ज़्यादा है। सबसे अधिक सेक्स रेशियो केरल, सबसे कम सेक्स रेशियो हरियाणा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी मैंने एक दिबांग घाटी बताया है, यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, अमरकंटक से निकलने वाली कौन सी नदी है? देखिए अमरकंटक से काफी सारी नदी निकलती है, जिसमें तीन प्रमुख है, नर्मदा, सोन, जोहिला। देखिए मैंने नर्मदा और सोन तो पहले भी बता रखा है, लेकिन जोहिला नहीं बताया था, है ना, तो आज इन्हें भी समझ लीजिए। नर्मदा और सोन जो है ये काफी पॉपुलर नदी है मध्य प्रदेश से निकलने वालियों में से, है ना। अमरकंटक, अमरकंटक की चोटी किस पर्वत श्रेणी का चोटी है? तो आपको बताना है भाई मैकाल, मैकाल पर्वत श्रेणी का। किसके हैं? मैकाल पर्वत श्रेणी के चोटी होते हैं अमरकंटक। यहाँ से तीन नदी निकलती है वस्तुतः, नर्मदा, सोन और जोहिला, जिसमें नर्मदा जो है आपके उल्टा दिशा में बहना स्टार्ट कर देता है, यानी पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट फॉलो होती है आपका नर्मदा। साथ ही साथ ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। मैं डेल्टा जब भी बोलता हूँ त्रिभुजाकार बनाता हूँ, इसका मतलब डेल्टा का आकार त्रिभुजाकार होता है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। नर्मदा को जो है मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। ओमकारेश्वर परियोजना का नाम आपने सुना होगा, ओमकारेश्वर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, ये सभी के सभी नर्मदा नदी पर स्थित है। साथ ही साथ नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो ये अरब सागर में आके गिर जाती है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, उल्टा दिशा में बहती है, तो ये तीनों बात ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है, सरदार सरोवर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, ये नर्मदा नदी पर स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सोन नदी है ना, ये गंगा की सहायक नदी है और गंगा की सेकंड सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी जो है गंगा की, उसमें आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने बता रखा है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। गंगा की काफी सारी सहायक नदी मैंने बताया है, रामगंगा, सोन, महानंदा, सरयू, गोमती क्या बोलते हैं इसको, ये जो निकलता है बिहार में कोसी, है ना, तो ये सब ध्यान रखना है आपका। ये गंगा की सहायक नदी है। निरंजना भी हो जाएगा, अजय भी हो जाएगा, ये सब गंगा की सहायक नदी है ना। जिसमें महानंदा को मैंने बताया है कि इंडिया के अंदर ये गंगा की आखिरी सहायक नदी है, ठीक है। इसके अलावा पहला जो सहायक नदी है इंडिया में, ये राम गंगा है, गंगा नदी का। गंगा नदी फिर से पश्चिम बंगाल में जाने के बाद दो भागों में बढ़ जाता है, एक को हम हुगली कहते हैं और एक को हम पद्मा कहते हैं, जब ये बांग्लादेश में पहुंच जाता है और अंत में जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। देखिए मैंने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का कोड बता दिया है, समगोकका, इसका मतलब होता है स्वर्ण रेखा, मौ से महानदी, गो से गोदावरी, कौ से कृष्णा और का से कावेरी। इसके अलावा गंगा भी जो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये आपका गोदावरी, इसकी उद्गम कहाँ से होती है? नासिक से, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड सबसे बड़ी नदी है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसकी उद्गम जो है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होती है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे तभी काम होगा। इसके अलावा ओलंपिक खेल में टेनिस में पदक जीतने वाले भारतीय थर्ड कौन है? मतलब दो पहले जीत चुके हैं, थर्ड भारतीय कौन बने जो ओलंपिक में टेनिस खेल के अंदर पदक जीता? तो ये आपका सुमित है। आपको सुमित जो है ऑप्शन में दिया गया होगा, तो सुमित राइट आंसर हो जाएगा। टेनिस में ओलंपिक खेल में प्रथम पदक जो जीतने वाला भारतीय, ये आपका लिएंडर पेस है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। लिएंडर पेस आने वाले शिफ्ट के लिए मेरे तरफ से जो है एक आशीर्वाद रख लीजिए, ये जरूर आएंगे यहाँ से क्वेश्चन। इसके अलावा ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाला प्रथम व्यक्ति अभिनव बिंद्रा, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के अंदर 10 मीटर वाली में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम व्यक्तिगत रजत है राजवर्धन सिंह राठौर जीते थे, तो इन्हें भी बात ध्यान रखना है। ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रथम पदक जो जीतने का कारनामा किया था, ये केडी यादव किया था, जिन्होंने कांस्य पदक जीते थे। क्या कांस्य पदक? कब? 1952 में, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ओलंपिक में प्रथम महिला पदक कौन जीती? कर्णो मल्लेश्वरी। कहां पर? 2000 में सिडनी ओलंपिक के अंदर। ओलंपिक में भारत भाग ले रहा है 1900 के पेरिस ओलंपिक से, और आगामी जो 2024 में ओलंपिक होगी ग्रीष्मकालीन, ये भी आपका पेरिस में ही होगी। ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 से एथेंस ग्रीक से हुआ था, ठीक है। मैं जैसा कि बताया दोस्तों, आज मैं थोड़ा फास्ट में हूं, इसीलिए मैं सब कुछ फास्ट पढ़ा रहा हूं, लेकिन मटेरियल आपको उतना ही दूंगा जितना मैं देते आया हूं। पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? देखिए ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है ये, कि भाई पारिस्थितिक तंत्र कब संतुलन रहेगा? जब हम आप जो है इसे संतुलन रहने देंगे, जब नेचर के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मतलब मृदा अपरदन को कम करके, है ना। इसके अलावा जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है उसमें कमी लाके, CFC की प्रोड्यूस कम करके, या कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन में कम करके, या फिर जो हम तापीय ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं उसके मामले में कम करके, तो ये सब जो है आपका पर्यावरण को संतुलन रखने में मदद करती है। यानी जितनी मानवीय सुख सुविधा खोजेंगे उतना पर्यावरण गंदा हो रही है किसी न किसी रूप में। हम एसी का हवा लेते हैं, लेकिन उससे निकलने वाला जो रसायन है ये हमारे पर्यावरण के लिए काफी जो है घातक है। मौसम का अनुमान लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? भैया सब दिन बताते हैं, बैरोमीटर ऑप्शन में है, तो बैरोमीटर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मौसम विज्ञान के अध्ययन को मेटेरियोलॉजी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी मेरे तरफ से रख लीजिएगा जेब के अंदर, ठीक है, आने वाले शिफ्ट के लिए, ठीक है। इसके अलावा बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक गिर जाता है तो तूफान और वर्षा का संकेत होता है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहने की संकेत है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत, अच्छा वायुमंडलीय दाब का मात्रक भी पूछा जाता है आपसे, तो बार होता है, इसे भी याद रखिएगा। वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक है ना, ये बार होता है। दिल्ली सल्तनत में अस्थायी सेना का बंदोबस्त किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। या फिर ये कोई पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत में सैन्य संगठन किसने किया था? तो भाई इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले जो है अस्थायी सेना रखने का काम स्टार्ट कर दिया था, है ना, पगार भी देते थे टाइम से। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर सानी यानी सेकंड सिकंदर कहा करता था। अलाउद्दीन खिलजी हजार खंबा महल, सीरी का किला जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है, तो ये बात भी
आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के लिए किसे सिलेक्ट किया था? तो अपने गुलाम या फिर जो कहिए 1000 दिनारी कहिए मलिक काफूर को, है ना, मलिक काफूर नाम है इसका। ये बेसिकली एक ट्रांसजेंडर था, मतलब गे कह सकते हैं इसको। तो इन्हें जो है इन्हीं को जो है सेलेक्ट किया था, है ना। ये 1000 दिनारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली ये भी अलाउद्दीन खिलजी से ही संबंधित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कि मैंने कल ही वीडियो पढ़ाया है कि भाई भारत के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है ये आपका दादा भाई नौरोजी लगाए थे, और सबसे पहले राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक पद्धति से अनुमान जो है BVR राव लगाए थे। वहीं पर मैंने दादा भाई नौरोजी के बारे में सभी जो है व्यक्त मतलब इसकी विशेषता बता दिए थे। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी देश के लिए प्रथम बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। धन का अपवहन सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भी दादा भाई नौरोजी ने ही दिया है, कि ये इन्होंने बताने का काम किया कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स जो है यहाँ से धन को लूट के ले जा रहे हैं। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये भी आपका दादा भाई नौरोजी ही थे। इसके अलावा आपने बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी थर्ड अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। उसी प्रकार से आने वाले दिन में कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन है? तो आपको आंसर देना है दादा भाई नौरोजी। ये मेरे माइंड की उपज है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कह सकते हैं, जैसे आज अमित शाह हैं। इसके अलावा लौह महिला कौन है? तो भाई इंदिरा गांधी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, और इन्हीं का प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कहाँ पे है? गुजरात के केवड़िया या एकता नगर में, जो 182 मीटर हाइट की सबसे ऊंची प्रतिमा है इस समय दुनिया में। इसके अलावा आत्मचिंतन का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था, तो इसका होता है भैया इंट्रोसेप्शन। क्या होता है? इंट्रोसेप्शन मतलब आत्मचिंतन, गहन मुद्रा में कोई सोच विचार करना, इसे इंट्रोसेप्शन कहा जाता है या आत्मचिंतन कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा गया, जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में कौन सा नृत्य होती है? तो भैया ये ओडिसी नृत्य होती है। ये भी कोई पूछने की बात है ना। जगन्नाथ रथ यात्रा कितने दिन तक चलती है? मैंने कल ही बताया है, जगन्नाथ रथ यात्रा जो है ये आपका चलता है भैया 11 दिन तक। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा मतलब कहाँ, उड़ीसा के अंदर एक आपका जगन्नाथ रथ यात्रा हो गया, एक आपका माफ कीजिएगा धनु यात्रा जो है ये चलता है 11 दिन। तो माफ कीजिएगा सॉरी 11 दिन धनु यात्रा चलता है। जगन्नाथ रथ यात्रा एक अलग है, जो जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाला जाता है। एक धनु यात्रा होता है जिसे दुनिया का ओपन थिएटर कहा जाता है, ये 11 दिन तक चलती है, ठीक है। इसके अलावा एक खाली मैंने यात्रा बताया है जो आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है, और मैंने एक मेदराम यात्रा बताया है जो तेलंगाना से संबंधित है, जो 4 दिन तक चलती है। तो ये सभी यात्रा वाला 4 क्वेश्चन जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा ओडिसी जो है ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, ये सभी जानते हैं। इनके कुछ प्रमुख कैरेक्टर जैसे गुरु केलुचरण महापात्र, एक बच्चे बोल रहे गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य से है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगर पूछा गया होगा तो ओडिसी हो जाएगा। सोनल मानसिंह, संयुक्ता पनिगिरी, सुजाता महापात्रा, ये सभी के सभी जो है ओडिसी के प्रमुख कैरेक्टर है, ठीक है। इसके अलावा जल में घुलनशील विटामिन आपसे पूछ रहा है, तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। मैंने बताया है भाई AED जो है ये सब वसा घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन जो है, मैंने आपको विटामिन के बारे में पहले ही सब बता रखा है कि विटामिन क्या क्या होती है। भाई विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, और जो वसा में घुलनशील है AED है, ठीक है। देखिए मैंने ये भी बता रखा है विटामिन बी में जो है 8 कॉम्प्लेक्स, क्योंकि विटामिन बी जो है एक विटामिन तो है नहीं, ये विटामिनों का कॉम्प्लेक्स है जिसमें 8 विटामिन आते हैं, B1 B2 B3 B5 B6 B9 B12 इस प्रकार से, ठीक है। अन्य विटामिन वसा में घुलनशील है, जो कौन कौन से है AED जो मैंने अभी लिख के बताया। इसके अलावा शरीर में सबसे अधिक जो ऊर्जा की आपकी प्राप्ति होती है पर कैलोरी के हिसाब से, तो वो वसा देता है, यानी फैट जो है सबसे अधिक वसा प्रोड्यूस करता है 9.2 कैलोरी, है ना। इसके बाद हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट है जो 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्रोड्यूस करता है मतलब पर ग्राम। तो इसे भी ध्यान रखेंगे कैलोरी के हिसाब से, क्योंकि ऊर्जा का मात्रा की कैलोरी होता है भैया, और ऊर्जा की मात्रा का अगर ताप में बात करेंगे तो जूल भी होता है, ठीक है। इसके अलावा जो विटामिन है इसके कौन से कमी से क्या बीमारी होती है मैं बता रखा हूँ। विटामिन ए की कमी से आँख की बीमारी, विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या ऑस्टोमलेशिया, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, विटामिन के की कमी से रक्त के थक्का नहीं जमना। ये सब जो कुछ कॉमन बीमारियां हैं जरूर आपको ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो दिल्ली सल्तनत के जो वास्तविक संस्थापक हैं ये आपका इल्तुतमिश है। मैंने आपको कितने ऐसे क्वेश्चन बताया है जिसमें वास्तविक लगा के आपको जो है रिलेट किया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया का कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो कार्यपालिका का प्रधान जो है प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन अगर यहीं पे इम्फेसाइज कर दिया जाए वास्तविक लगा के तो फिर PM आंसर देना है। उसी प्रकार से किसी राज्य में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो गवर्नर होता है, लेकिन इसे भी इम्फेसाइज करके जोड़ दिया जाए कि भाई वास्तविक प्रधान कौन होता है राष्ट्र के अंदर, तो CM आंसर देना है। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि भाई गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त है, लेकिन अगर आपसे वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम मारना। ये वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं गिना दूंगा, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम मार देना वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश के। इसके अलावा मैंने आपको बताया भाई जैन धर्म के संस्थापक जो हैं ये ऋषभदेव हैं। कौन है? ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर जिसे कहते हैं। लेकिन अगर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाता है तो भगवान महावीर मारना है। तो ठीक है, तो ये कुल्लू जो है हमारे एक्सपीरियंस के साथ आपको एग्जाम में भी देखने को मिलती है, ये जरूर ध्यान रखें, नहीं तो बच्चे सीधे सीधे रट लेते हैं और आगे का बात सोचते नहीं, तो एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं।
तो दिल्ली सल्तनत के जो वास्तविक संस्थापक हैं ये इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश जो है आराम शाह के बाद जो है गद्दी पे बैठा था, क्योंकि सल्तनत पे जो शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किए थे। गुलाम वंश को जो है ममलूक वंश भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 5 वंश शासन किया, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। मैंने इसे कोड भी बताया याद रखने के लिए, गुल खिला तुम सनम लो, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। जिसमें जो तुगलक है वो सबसे अधिक दिन तक शासन किया है। फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक थे, और फिरोज तुगलक जो है ये सबसे अधिक नहर निर्माण करवाया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। देखिए जो इल्तुतमिश है इससे 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। जो टका जो चलाए थे और जीतल चलाए थे, तो कौन चलाया था? तो इल्तुतमिश। जिसमें टका जो है ये चांदी के बने हुए थे और जीतल जो है ये कॉपर के बने हुए थे। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था, ये आपसे पूछ लिया भैया। सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है ये इल्तुतमिश नहीं बनाया था, 1231 ईस्वी में। तो आज दिल्ली सल्तनत से ओवरऑल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य शायद पूछा गया है, ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है कि पूछा ही गया है, लेकिन मुझे जैसा बच्चे ने बताया कि मौलिक कर्तव्य से भी पूछा गया। जैसे कि एक आर्टिकल आपसे मैं शुरुआती में ही डिस्कस कर लिया कि भाई ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन से आर्टिकल केवल भारतीयों पर अप्लाई होती है, तो मैंने आर्टिकल बता दिया 29, 30, 15, 16 और आपका 19, है ना। उसी प्रकार से मौलिक कर्तव्य अगर पूछा गया हो तो सब दिन बताते हैं आर्टिकल 51 के ए में है। इसके बैकग्राउंड की जो डाटा है 1976 में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 10 प्रकार के भाग 4 के ए में रखा गया था, आर्टिकल 51 के ए में रखा गया था और रूस के संविधान से लिया गया था। वर्तमान में कितने हैं भैया? वर्तमान में 11 है, वहीं के वहीं रखा गया है भाग 4 के ए में, और आर्टिकल 51 के ए के 11वां पार्ट में एक और ऐड किया गया। जो लास्ट में ऐड किया गया वो क्या है? शिक्षा से संबंधित है। कब ऐड किया गया भाई? 2002 में ऐड किया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना पेरेंट्स का कर्तव्य होगा। मैंने ये भी बताया कि आर्टिकल 51 के ए में जो है 11 अलग अलग ढांचे हैं, जिसमें 11 अलग अलग विषय को रखा गया है, जिसके आपको मैंने पीडीएफ भी दे दिया, कुछ नमूना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आर्टिकल 51 के ए में क्या है? संविधान का पालन करना, आदर्शों और संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ठीक है। इसके अलावा 2 में है आर्टिकल 51 ए के बी में भारतीय स्वतंत्रता और संग्राम को प्रेरित जो हमें किया है उस आदर्शों का पालन करना। 51 के सी में है अखंडता, संप्रभुता, इन सबको जो है संयोज्य रखना। इसी प्रकार से जो है 11 है, आपको देख लेना है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन में जो भी दिया गया होगा राइट आंसर हो जाएगा। गाजर भी होता है, कीवी भी होता है, शकरकंद, आम और कोहरा। इसके अलावा केला भी होता है विटामिन ए का, और गोल्डन राइस भी मैंने बताया भाई। गोल्डन राइस भी जो है ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, जो आँख के लिए अच्छा होता है, तो ये भी मैंने बताया है। इसके अलावा विटामिन के बारे में अभी भी काफ़ी डिस्कशन कर ही लिया, तो सीधे आगे निकले। चलिए जो लिखा है फिर से थोड़ा देख लेता हूँ। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसके कमी से आँख की बीमारी होती है। आँख की बीमारी कौन कौन सा होती है ये भी जानना जरूरी है। ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, क्योंकि मोतियाबिंद रतौंधी सबको पता है, ठीक है। तो ग्लूकोमा और ट्रेकोमा भी आँख की बीमारी है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, जो विटामिन ए की कमी के कारण होती है। विटामिन B1 की कमी के कारण थायमीन रासायनिक नाम है। कमी के कारण कौन सा बीमारी? तो बेरी होता है, बताया। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसकी कमी से हड्डी का रोग होता है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं, इसकी कमी से जनन क्षमता की बीमारी होती है। विटामिन की को फिलोक्विनोन कहते हैं, इसकी कमी से जो है आपका क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। एक हीमोफीलिया बीमारी होती है, उसमें जो है रक्त की थक्का नहीं जमती। अगर रक्त की थक्का नहीं जमती है तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो भाई सेकंड स्थान है, सब दिन बताते हैं। चाइना जो है ये बहुत सारे मामले में पहले स्थान पे, सिर्फ बीमारी फैलाने में ही नहीं है। चाइना जो है ये चावल हो गया और गेहूँ हो गया, ये खाद्यान्न में 2 चीज़ इनके टॉप पे हैं। इन्होंने पहला स्थान रखा है, दूसरा स्थान भारत का ही है इन दोनों में, ठीक है। चावल गेहूँ उत्पादन में प्रथम स्थान चीन पे, दूसरा भारत का है। भारत में सबसे अधिक चावल की ही उत्पादन होती है खाद्यान्न में, जो खाने की वस्तु है उसमें सबसे अधिक चावल की ही उत्पादन होती है भारत में, यानी भारत का मुख्य फसल चावल है, ठीक है। इसके अलावा मोटा अनाज के मामले में अमेरिका प्रथम स्थान पे है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले शिफ्ट में, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे मिलेगी, निःशुल्क मिलेगी, कोई कॉस्ट नहीं है। तो आप जो है पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि ये जो कंटेंट है, ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट का ये जो चक्र है, ये उनको भी काम आए, और कहीं ना कहीं आपके सफलता में मेरा भी योगदान 1% भी हुआ तो मुझे अपने आप में गर्व फील होता है कि मैंने कि आपकी काम आए। मतलब ये जो शरीर कोई काम का तो है नहीं, है ना, तो कुछ ना कुछ रूप में मदद, मैं किसी न किसी रूप में आपकी काम आ रहा हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं, ताकि ये अधिक आदमी तक जो है पहुँच जाए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।